मैं तेरी अर्धांगिनी भाग 4। ऋषिकेश, ब्लू मून होटल, रूम नंबर 102। इस वक्त शिवराज एक होटल में था। एक अजीब तरह की बेचैनी से घिरा हुआ था, जिसका सबब शिवराज नहीं जानता था। शिवराज सोचता है, यह क्या हो रहा है हमें? क्यों उनकी आंखों की नमी हमें बेचैन कर रही है? उनकी आंखों में हमने कुछ अपने जैसा ही दर्द देखा था। ओहो, हम उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं? दादी माँ ने हमें इनकी ही तस्वीर देखने को दी थी। इसका मतलब जिस लड़की से हमारी शादी हो रही है वह आराध्या ही है, लेकिन उन्होंने हमें पहचाना क्यों नहीं? उस लड़की के ना पहचानने से हमें इतना अफेक्ट क्यों हो रहा है? यह शादी हम सिर्फ शिवांश के लिए कर रहे हैं। हमें उसके होने या ना होने से, उसके पहचानने या ना पहचानने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह लड़कियां सिर्फ धोखा देना ही जानती है। इनके सामने लोगों की फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं होती। चौधरी एंटरप्राइज, आराध्या की कैबिन। आराध्या चेयर से सिर टिकाकर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शिवराज की कही गई बातें अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, समझे तुम? अरे यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बस एक रात की तो बात है। तुम सोच भी नहीं सकती इतना पैसा मिलेगा हमें। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? कोई अपनी पत्नी को? मैं मां बनने वाली हूं, तुम्हारे बच्चे की, और तुम मुझे किसी और के साथ? तो क्या कहूं मैंने तुमसे कहा था इस बच्चे के लिए। अरे जब मुझे पता चला था कि तुम मां बनने वाली हो, तभी मैंने तुम्हें यह बच्चा अबॉर्ट करने को कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अभी कोई बच्चा नहीं चाहता हूं, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। बस बहुत बोल लिया तुमने। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो सुनील? मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। सोचो ना सुनी, तुम, मैं और हमारा बेबी, कितनी अच्छी लाइफ होगी ना हमारी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां होगी। सुनील कहता है, तुम्हारे भाई ने तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी तुम्हें। लाइफ अच्छी कहां से होगी? यहाँ हम दोनों को घर चलाने में इतनी तकलीफ हो रही है, और तुम एक बच्चे की बात कर रही हो। इसलिए तुमसे कह रहा हूं। और आराध्या, मेरी बात मान लो। बस एक रात की ही तो बात है, और वह हमें पूरे 1 करोड़ देने को तैयार है। बच्चे का क्या है, वह तो हम बाद में भी कर लेंगे। सोचो आराध्या, बस एक रात में 1 करोड़ मिल रहा है। ऐसे ही अगर और लोग मिल जाए तो हम कितनी जल्दी अमीर बन जा। इससे ज्यादा सुनील कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि आराध्या ने उसे एक तमाचा जड़ दिया, और इसी के साथ आराध्या अपने अतीत से बाहर आ जाती है। आराध्या खुद से कहती है, काश ये सब हुआ ही ना होता। काश मैंने भाई की बातें मान ली होती। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी पत्नी को अपनी खरीदी हुई जागीर समझते हैं, जिससे वो मर्जी आए वो काम करा सकते हैं। ब्लू मून होटल, रूम नंबर 102। शिवराज अपने लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। तभी उसके फोन पर जानकी जी का कॉल आता है। शिवराज कहता है, हेलो दादी माँ। जानकी जी कहती है, इस वक्त कहाँ हैं आप? शिवराज कहता है, ऋषिकेश में। जानकी जी कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है। आपने तो हमारा काम आसान कर दिया। हम लोग आज ही ऋषिकेश आ रहे हैं, आपकी और आराध्या की शादी की तारीख पक्की करने। शिवराज ने छोटा सा जवाब दिया, जी। जानकी जी कहती है, अगर आपके पास समय हो तो आप आज जाकर आराध्या से मिल लीजिएगा। आपने तो उनकी तस्वीर देख ली है, लेकिन उन्होंने आपको नहीं देखा है, और हम चाहते हैं कि शादी से पहले आप दोनों एक बार मिले, एक दूसरे से थोड़ी जान पहचान करें, क्योंकि शादी का बंधन कोई खेल नहीं। आप दोनों को पूरी जिंदगी एक साथ बितानी है। शिवराज कहता है, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हम यह शादी तक अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, और हमें नहीं लगता है कि इसमें हमें मिलने की जरूरत है या पहचान बनाने की जरूरत है। जानकी जी कहती है, वह सब हम कुछ नहीं जानते। आप आज आराध्या से मिल रहे हैं। हमने गायत्री से बात कर ली है, वह आराध्या को इन्फॉर्म कर देगी, और हमने पंकज से बात करके आपके और आराध्या के लिए मिलन कैफे में टेबल बुक करा दी है। आप टाइम से पहुंच जाइएगा।
बिना शिवराज का कोई जवाब सुने जानकी जी फोन रख देती है। शिवराज कहता है, यह क्या मुसीबत है? चौधरी एंटरप्राइज, आराध्या का कैबिन। आराध्या अपने काम में बिजी थी, तभी उसके पास प्रीति जी का फोन आता है। आराध्या कहती है, हेलो माँ। प्रीति जी कहती है, बेटा शिवराज ऋषिकेश में आए हुए हैं और वह आपसे मिलना चाहते हैं। आराध्या कहती है, लेकिन माँ हम। प्रीति जी कहती है, बेटा आपको उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, इसलिए एक बार उनसे मिल लीजिए, थोड़ी जान पहचान कर लीजिए। आराध्या कहती है, जी ठीक है, कब मिलना है उनसे? प्रीति जी कहती है, आज शाम को मिलन कैफे में। आराध्या कहती है, ठीक है, चले जाएंगे हम। शाम को मिलन कैफे। शिवराज कैफे में एंटर करता है और अपनी बुक की हुई टेबल पर जाकर बैठ जाता है। उसको आए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी आराध्या भी आ जाती है। आराध्या अपनी बुक की हुई टेबल के पास चली जाती है, लेकिन वहां पहले से ही किसी को बैठा देखकर वह कंफ्यूज हो जाती है। शिवराज की पीठ आराध्या की तरफ थी, इसलिए शिवराज को आराध्या के आने के बारे में कुछ पता नहीं चला। आराध्या अपनी टेबल के पास आकर शिवराज के कंधे पर हाथ रखती है। शिवराज पीछे घूमकर देखता है। आराध्या उसे देखकर चौंक जाती है। आराध्या अपने मन में सोचती है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं में कोई गलत जगह तो नहीं आ गई? शिवराज आराध्या की मनोस्थिति समझ रहा था। शिवराज ने कहा, आप कोई गलत जगह नहीं आई है, आप हमें ही मिलने आए थे। हम ही हैं जिससे आपकी शादी हो रही है। आराध्या कहती है, जी। शिवराज कहता है, बैठ के बात करें। आराध्या सहमति में अपना सिर हिलाती है और चेयर पर बैठ जाती है। शिवराज भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है। आराध्या कहती है, कहिए क्या पूछना चाहते हैं आप? शिवराज कहता है, हमें कुछ नहीं जानना है, हम बस यहाँ आपको कुछ बातें क्लियर करने आए हैं। आराध्या कहती है, आप कुछ भी कहें उससे पहले मैं आपको अपना अतीत बताना चाहती हूँ। सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना अभी ही इनकार कर दीजिए। शिवराज कहता है, हम ना तो आपको और ना ही आपके अतीत को जानना चाहते हैं। हम यह शादी बस अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, या यूं कहें कि शादी सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि हमारे बेटे को मां मिल सके। इसलिए ना तो आप हमसे और ना ही शादी से कोई उम्मीद रखिएगा, और जितना हो सके हमसे दूर ही रहिएगा। शिवांश के प्रति कोई भी लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जिस दिन हमें पता चला कि आपने शिवांश के प्रति सौतेला व्यवहार किया है, उसी दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। आराध्या कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शिवांश को हम कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और रही बात शादी की, तो हमें भी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह शादी हम अपनी दादी माँ के कहने पर कर रहे हैं। इतना बोलकर आराध्या वहां से चली जाती है। शिवराज भी कुछ सोचता हुआ वहां से अपने होटल के लिए निकल जाता है। मैं तेरी अर्धांगिनी भाग 5। ब्लू मून होटल, रूम नंबर 102। शिवराज ने सबके लिए होटल रूम बुक कर लिए थे। देर रात तक सभी लोग ऋषिकेश पहुंच गए। सबके साथ शिवराज की बड़ी बहन प्रेरणा और उनके पति शेखर भी आए हुए थे, और उनके साथ ही उनकी 5 साल की बेटी पीहू। शिवराज अपनी बहन के बहुत करीब था और प्रेरणा भी शिवराज को बहुत मानती थी। सब थके होने की वजह से अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन प्रेरणा शिवराज के कमरे में रुक जाती है। शिवराज शिवांश को सुला रहा था। फिर प्रेरणा उसके पास आती है और उसके सर पर हाथ रखती है। प्रेरणा कहती है, शिव, हम जानते हैं कि आप अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अतीत के साए में रहने से अच्छा है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि आपने जिसकी वजह से खुद को इतना बदल लिया है, वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, और यकीन मानिए वह अपनी जिंदगी में खुश है। फिर आप क्यों उनके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? शिवराज कहता है, दी, हम अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर रहे हैं, बस हमारा भरोसा उठ गया है रिश्तों से।
और दी, इस बात का क्या भरोसा कि जो नई लड़की हमारी जिंदगी में आ रही है वह सही होगी। आप नहीं जानती दी, इन लड़कियों की फितरत ही होती है लोगों को तकलीफ पहुंचाने की। इनकी नजरों में दूसरों की फीलिंग की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये लोग अपनी चाहतों को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी की भी फीलिंग के साथ खेल सकती है। और दी, दादी माँ कह रही है कि हमारी दूसरी शादी कर लेने से शिवांश का भविष्य सुधर जाएगा। आप ही सोचिए, जब एक सगी माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है तो सौतेली माँ क्या प्यार दे पाएगी उसे। प्रेरणा कहती है, आप गलत सोच रहे हैं शिवराज। किसी एक की वजह से आप सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। और रही बात सगी माँ का प्यार देने की, तो हमें पूरा विश्वास है आराध्या पर। शिवांश को उनसे अच्छी माँ नहीं मिल सकती। शिव, आप इस रिश्ते में अपना 100% देंगे। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? अतीत की कड़वी यादों को भुला दीजिए और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचिए। यकीनन आपकी यह जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। शिवराज कहता है, हम पूरी कोशिश करेंगे। प्रेरणा कहती है, हमें आपसे यही उम्मीद है। प्रेरणा शिवराज को गुड नाइट बोलकर चली जाती है। शिवराज भी शिवांश को गले लगाकर सो जाता है। अगली सुबह चौधरी भवन। कल रात ही प्रीति जी ने आराध्या को बता दिया था कि राठौर्स आने वाले हैं। गायत्री जी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं करने वाली थी। महंत जी को उन्होंने पहले ही कॉल करके बुला लिया था। प्रीति जी ने अपनी बहू सौम्या को भी बुलवा लिया था, जो मायके गई हुई थी। सौम्या भी तैयारियों में सबकी मदद कर रही थी। सौम्या ने हमेशा आराध्या का भला ही चाहा। वह आराध्या को अपनी छोटी बहन जैसा ही मानती थी। आराध्या ने पीले रंग का पटियाला सूट पहना हुआ था, जिस पर गुलाबी रंग का दुपट्टा लिया था। बालों की उसने फ्रेंच चोटी बना रखी थी। कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी। कुल मिलाकर आराध्या बहुत सुंदर लग रही थी। वह चुपचाप बैठी हुई सबको तैयारियां करते हुए देख रही थी। आराध्या को अपनी पहली शादी याद आ गई, जिसमें तैयारियां तो थी, लेकिन किसी के चेहरे पर वो रौनक नहीं थी जो अब दिख रही थी। आराध्या अपने मन में सोचती है, आप लोगों की खुशी के लिए हम शादी के लिए तो मान गए हैं, लेकिन क्या हम इस रिश्ते में अपना 100% दे पाएंगे? यशवर्धन जी अपने पूरे परिवार के साथ चौधरी भवन आ गए थे, लेकिन शिवराज नहीं आ पाया था क्योंकि उसे एक जरूरी मीटिंग थी। शिवराज ने जानकी जी से आराध्या के घर की एड्रेस मांग ली थी। मीटिंग करके वह सीधा आराध्या के घर जाने वाला था। जानकी जी, पायल जी और प्रेरणा आराध्या से मिलकर बहुत खुश थे। इन लोगों को आराध्या का शांत स्वभाव बहुत पसंद आया था। पीहू तो आराध्या को छोड़ ही नहीं रही थी और आराध्या का भी उससे लगाव हो गया था। आराध्या की नजरें बार बार शिवांश पर जा रही थी और प्रेरणा की नजर आराध्या पर थी। कुछ सोचकर प्रेरणा ने शिवांश को आराध्या की गोद में दे दिया। शिवांश ने आराध्या की उंगली पकड़ ली। शिवांश को अपनी गोद में लेकर आराध्या की आंखों में नमी आ गई। वह कहीं अपने अतीत में चली गई। कहाँ है हमारा बच्चा? माँ, हम गिर गए थे, हमारा पेट टेबल से टकरा गया था। हमारा बच्चा ठीक तो है ना माँ? बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? आराध्या रोती हुई प्रीति जी से पूछ रही थी, लेकिन प्रीति जी कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू बह गए। वहां खड़े सब लोगों की आंखें नम थी। डॉक्टर भी भावुक हो गई थी। डॉक्टर ने हिम्मत करके आराध्या से कहा, आराध्या, आपका मिसकैरेज हो गया है। आराध्या इतना सुनते ही बेहोश हो जाती है। आज शिवांश टुकुर टुकुर आराध्या को देख रहा था। अचानक ही उसके मुंह से निकला, माँ, जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। शिवांश लगभग 1 साल का हो गया था। आज आराध्या की गोद में आकर उसने पहली बार माँ कहा। आराध्या की आंखों में रुके हुए आंसू बह गए
उसने शिवांश को अपने सीने से लगा लिया। आराध्या और शिवांश को देखकर सब मुस्कुरा दिए। शिवराज अपनी मीटिंग खत्म करके आराध्या के घर जाने के लिए निकल गया था। वह तब से ही नोटिस कर रहा था कि एक कार उसका ऑफिस से ही पीछा कर रही है। एक सुनसान रास्ते पर शिवराज ने अपनी कार रोक दी और उसकी सोच के मुताबिक उसके पीछे आ रही हुई कार भी रुक गई। उसमें से एक आदमी बाहर निकला और शिवराज की कार के पास आकर उसके विंडो पर नॉक करने लगा। शिवराज ने जब अपनी विंडो के कांच नीचे किए तो उस आदमी ने शिवराज को बाहर आने के लिए कहा। शिवराज अपनी कार से बाहर निकलता है तो वो आदमी उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो, माई सेल्फ सुनील दत्त। शिवराज भी सुनील से हाथ मिलाते हुए कहता है, शिवराज श्री राठौर। सुनील कहता है, आपको कौन नहीं जानता राजा साहब। शिवराज बिना लाख लपेट के कहता है, हमारा पीछा करने की वजह। सुनील कहता है, आपकी जिंदगी बचाना चाहता हूं। शिवराज उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है। सुनील कहता है, सुना है आप आराध्या चौधरी से शादी कर रहे हैं। शिवराज कहता है, तुम्हें कैसे पता यह सब। सुनील कहता है, मुझे नहीं तो और किसे पता होगा। आप जिस लड़की से शादी कर रहे हैं वह मेरी पत्नी थी, आराध्या सुनील दत्त। शिवराज कहता है, ओ, तो तुम यहाँ हमें आराध्या के खिलाफ भड़काने आए हो। सुनील कहता है, जी नहीं, मैं यहाँ आपको भड़काने नहीं बल्कि आराध्या की सच्चाई बताने आया हूँ। कल आप और आराध्या जहाँ मिलने आए थे वहां मैं भी अपने एक मीटिंग के लिए गया था, तो मुझे पता चला कि आप ये शादी अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या फायदा। शिवराज कहता है, कहना क्या चाहते हो तुम। सुनील कहता है, आराध्या एक प्रोस्टिट्यूट है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह किसी की फीलिंग के साथ खेल जाती है। आप उससे शादी यह सोचकर कर रहे हैं कि आपके बेटे को एक अच्छी माँ मिलेगी, लेकिन इसका फायदा नहीं है कुछ, क्योंकि एक औरत जो अपने ही बच्चे को कोख में ही मरवा सकती है, वह दूसरे के बच्चे को क्या प्यार देगी। अब आप ही सोचिए, एक ऐसी औरत क्या आपके बच्चे को प्यार दे पाएगी? क्या वो औरत आपके बच्चे को एक सही भविष्य दे पाएगी? मेरा काम था आपको आगाह करना, जो मैंने कर दिया। अब बाकी आपकी मर्जी। कितना आसान होता है ना औरत को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना। आज भी कई जगह पर यह देखा जाता है कि पति अपनी पत्नी को खुद से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। उनकी संकीर्ण सोच होती है कि उनकी पत्नी हमेशा उनके पीछे ही रहे। आज भी बहुत सी जगह है जहां पति अपनी पत्नी को पैर की जूती समझते हैं। जब मर्जी किया उनका इस्तेमाल कर लिया और जब मर्जी किया अपने पैर के नीचे कुचल दिया उनकी फीलिंग्स को। उनकी सोच, उनकी राय पति के लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। मैं तेरी अर्धांगिनी, भाग 6। शिवराज सुनील की बात का जवाब दिए बिना ही अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। सुनील खुद से कहता है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर ली थी ना तुमने, तो मैं कैसे तुम्हें खुश रहने दे सकता था। अब देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। या तो शिवराज तुमसे शादी करेगा ही नहीं, और अगर कर भी लिया तो वह ना तो तुम्हें कभी अपनी पत्नी का दर्जा दे पाएगा और ना ही कभी अपने बेटे शिवांश के करीब आने देगा। जिल्लत भरी जिंदगी हो जाएगी तुम्हारी। मुझे जेल भिजवाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है आराध्या चौधरी। अब देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। इस तरफ शिवराज के कानों में अभी भी सुनील की कही गई बातें घूम रही थी। दिल कह रहा था कि आराध्या ऐसी नहीं है, तो वहीं दिमाग आराध्या पर यकीन नहीं कर रहा था। दिल और दिमाग के इस जंग में शिवराज बुरी तरह से पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। आज तक शिवराज ने आराध्या से जितनी भी मुलाकातें की थी, उसने हमेशा ही आराध्या की आंखों में उदासी देखी थी। हमेशा ही आराध्या का चेहरा भावहीन रहा था। सुनील की बातों से और आराध्या के बिहेवियर से शिवराज बुरी तरह उलझ चुका था।
इसी उधेड़-बुन में शिवराज आराध्या के घर पहुंच जाता है। गाड़ी पार्क करके शिवराज अंदर जाता है तो देखता है कि सामने ही आराध्या बैठी है और उसके गोद में शिवांश है। आराध्या बड़े प्यार से शिवांश को कुछ खिला रही है और शिवांश भी आराम से खा रहा था। यह देखकर शिवराज बहुत हैरान होता है। शिवांश शिवराज के अलावा किसी और के हाथ से नहीं खाता था, लेकिन यहाँ आराध्या के हाथों से शिवांश को खाता देखकर शिवराज खुश भी होता है और हैरान भी। शिवराज गौर से आराध्या को देख रहा था। आराध्या के चेहरे पर ना रहने वाली मुस्कान आंखों में उदासी की जगह खुशी थी। हंसने की वजह से आराध्या के दोनों गालों पर डिंपल पड़ रहा था, जो उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। एकाएक शिवराज के कानों में फिर से सुनील की बातें गूंजने लगती है। वह आराध्या पर से अपनी नजरें हटा लेता है। गायत्री जी की नजरें दरवाजे पर खड़े शिवराज पर पड़ जाती है। बड़े प्रेम से शिवराज का स्वागत करती है। जानकी जी शिवराज को आराध्या के बगल में बैठने का इशारा करती है। न चाहते हुए भी शिवराज आराध्या के बगल में जाकर बैठ जाता है। आराध्या इन सब से अनजान शिवांश को खिला रही थी। आराध्या के घर वालों ने आज इतने दिनों बाद आराध्या को खुलकर मुस्कुराते हुए देखा था। आराध्या को मुस्कुराता हुआ देखकर उसके घर वालों को सुकून मिल रहा था। शिवराज की नजरें आराध्या पर ही थी। शिवराज आराध्या के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा गुमसुम रहने वाली आराध्या आज इतनी खुश कैसे है। सब लोग हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। शिवांश को नींद आ रही थी, इसलिए आराध्या उसे लेकर अपने कमरे में चली जाती है। शिवराज भी कॉल का बहाना बनाकर आराध्या के पीछे चला आता है। आराध्या के रूम का सीन। आराध्या का रूम। आराध्या थपकी देकर शिवांश को सुला रही थी। तभी शिवराज कमरे में आता है और आराध्या के पास आकर कहता है, बहुत मुश्किल होता होगा ना आपके लिए यह सब करना। शिवराज की आवाज सुनकर आराध्या चौंक जाती है और सवालिया नजरों से उसे देखने लगती है। शिवराज कहता है, ये भोली और मासूम बनकर आप हमारे घर वालों को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन हमें नहीं। आपको क्या लगा था कि हमें आपकी असलियत का पता नहीं चलेगा? आपको क्या लगा था कि औरों की तरह हम भी आपके भोले और मासूम चेहरे को देखकर आप पर भरोसा कर लेंगे? भला हो आपके एक्स हस्बैंड का, उन्होंने आपकी सच्चाई हमें बता दी। और जो औरत अपने सगे बच्चे को मार सकती है, वो हमारे बच्चे को क्या ही प्यार करेगी? जो औरत अपने सगे बच्चे की ही ना हो पाई, वह सौतेले बच्चे की क्या होगी? शिवराज की बात सुनकर आराध्या की आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन उसने गुस्से में शिवराज से कहा, कितना आसान होता है ना मर्दों का, बिना किसी को जाने उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं आप लोग। हम नहीं जानते थे कि आप भी औरों की तरह होंगे, दूसरों की तरह सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेंगे। खैर छोड़िए, जिसे हमने अपना समझा था वह हमारा नहीं हो पाया, तो आप तो फिर भी गैर है। और रही बात अपने बच्चे को मारने की, तो एक औरत चाहे कितना भी स्वार्थी क्यों ना हो, वह कभी भी अपने बच्चे को कोई हानि नहीं करेगी। और हमने तो अपना बच्चा खोया है, वह भी उस इंसान की वजह से जिसने आज आपके सामने अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन किया है। आराध्या की गैर वाली बात शिवराज के सीने में किसी खंजर की तरह चुभी थी। आराध्या कहती है, हम औरों की तरह आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे और ना ही हमें एक एक्सप्लेनेशन लेना जरूरी समझते हैं। आपको जो सोचना है सोचिए, जो समझना है समझिए और निश्चिंत रहिए। हम शिवांश को एक अच्छी परवरिश देंगे। शिवांश के मिल जाने से हमें ऐसा लग रहा है कि हमें हमारा खोया हुआ बच्चा मिल गया है। हम शिवांश को हमेशा एक सगी माँ का प्यार देंगे। और हमने पहले ही कहा था आपसे कि हम आपको अपना अतीत बताना चाहते हैं, लेकिन तब आपने कहा था कि यह शादी सिर्फ शिवांश के लिए हो रही है, तो इसे सिर्फ शिवांश के लिए ही रहने दीजिए। इतना कहकर आराध्या फिर से शिवांश के पास चली जाती है और शिवराज वहीं खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था।
आराध्या की बातें सुनकर उसे इतना तो समझ आ गया था कि आराध्या से अच्छी माँ शिवांश को नहीं मिल सकती। शिवराज एक नजर उन दोनों को देखकर कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर सब शिवराज और आराध्या के रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। महंत जी भी आए हुए थे। वह शिवराज आराध्या की कुंडली मिला रहे थे। शिवराज भी जाकर वहीं बैठ जाता है। महंत जी कहते हैं, अद्भुत, बिल्कुल शिव पार्वती की जोड़ी है। इनके सभी गुण मिल रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। महंत जी की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शिवराज के चेहरे पर भी मुस्कान थी। दिल और दिमाग की इस जंग में दिल जीत गया था। शिवराज अपने मन में कहता है, हम नहीं जानते कि भविष्य में हमारा रिश्ता कैसा होगा, लेकिन शिवांश को आपसे अच्छी मां नहीं मिलेगी, यह हम समझ चुके हैं। जानकी जी कहती है, महंत जी, आप इन दोनों की शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त ढूंढ दीजिए। महंत जी अपनी पत्रिका में देखते हैं और कहते हैं, आने वाली शिवरात्रि बहुत शुभ है। आप उस दिन इन दोनों की शादी करा सकते हैं। मैं तेरी अर्धांगिनी, भाग 7। ऋषिकेश, चौधरी भवन। शादी की तारीख पक्की हो गई थी। आने वाले शिवरात्रि के दिन शिवराज और आराध्या की शादी होनी थी। शिवरात्रि को सिर्फ 4 दिन बचे थे और शादी पूरे रीति रिवाज से होनी थी, इसलिए सबने आपस में काम बांट लिए थे। शादी तक शिवराज की पूरी फैमिली आराध्या के घर ही रहने वाली थी। क्योंकि टाइम कम था और काम ज्यादा, इसलिए सब ने काम को आपस में बांट लिया था। रात को आराध्या के रूम का सीन। आराध्या शिवांश को खिला रही थी। तभी शिवराज उसके कमरे में आता है। उसके हाथ में शिवांश के लिए खाना था, लेकिन आराध्या को खिलाता देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। आराध्या शिवांश को खिलाते हुए कहती है, आपको पता है बेटू, जब हमने आपको अपनी गोद में लिया ना, तो ऐसा लगा जिसे दुनिया की सारी खुशी हमें मिल गई हो। और जब आपके रूप में हमें हमारी सारी खुशियां मिली है ना शिवांश, हम कभी भी आपको खुद से दूर नहीं होने देंगे। अपने बच्चे को तो हमने खो दिया, लेकिन आपको नहीं खो सकते। हम नहीं जानते कि मिस्टर राठौड़ हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और हम वो जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हम तो बस इतना जानते हैं कि आज से आप हमारे बेटे हैं और हम आपकी माँ। शिवराज चुपचाप आराध्या की बातें सुन रहा था। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि किसी और के कहने से उसने आराध्या पर शक किया। आराध्या को क्या क्या सुना दिया, जबकि आराध्या बिल्कुल भी वैसी नहीं है। आराध्या शिवांश से बात करने में इस कदर खो चुकी थी कि उसे शिवराज के आने का कुछ पता ही नहीं चला। वह बस शिवांश को खिला रही थी और उससे बातें कर रही थी। शिवांश भी एक टुक आराध्या को देख रहा था। वह उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो कि आराध्या उससे क्या क्या कह रही है। शिवराज उन दोनों को देखकर दबे पांव कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। आराध्या शिवांश को खिला देती है और उसके चेहरे को साफ करने लगती है, लेकिन शिवांश अपने चेहरे को इधर उधर घुमा रहा था, जिस वजह से आराध्या उसका चेहरा साफ नहीं कर पा रही थी और शिवांश खिलखिलाकर हंस रहा था। आराध्या उसकी हंसी में कहीं खो सी गई थी। जैसे तैसे उसने शिवांश का चेहरा साफ किया। आराध्या शिवांश को थपकी देकर सुलाने लगती है। थोड़ी देर के बाद थपकी की वजह से शिवांश सो गया। आराध्या उसे सही से लेटा देती है और खुद भी उसके पास लेट जाती है। थोड़ी देर में आराध्या की भी आंख लग जाती है। शिवराज के रूम का सीन। शिवराज इधर उधर करवट बदल रहा था। शिवांश के बिना उसे नींद नहीं आ रही थी। शिवांश के साथ सोने की आदत थी। कुछ सोचकर शिवराज आराध्या के कमरे में जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो बस यही सोच रहा था कि आराध्या के कमरे का दरवाजा खुला हो ताकि वो शिवांश को देख सके
और संयोगवश आराध्या डोर बंद करना भूल गई थी। शिवराज दबे पांव अंदर आता है और अंदर का नजारा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शिवांश ने अपना चेहरा आराध्या के दुपट्टे में छुपा लिया था और आराध्या ने भी उसे खुद से चिपका रखा था। दोनों सुकून से सो रहे थे। दोनों के चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। शायद वो लोग कोई प्यारा सपना देख रहे थे। शिवराज खुद से कहता है, कितने प्यारे लग रहे हो दोनों। हमने तो सोचा था कि हम शिवांश को अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन दोनों इतने सुकून से सो रहे हैं कि इन्हें परेशान करना नहीं चाहते हैं। पर शिवांश के बिना हमें नींद नहीं आएगी। एक काम करते हैं, हम भी यहीं सो जाते हैं और सुबह इनके उठने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे। शिवराज जाके शिवांश के बगल में सो जाता है। उसकी नजर सोती हुई आराध्या पे पड़ती है। सोती हुई आराध्या बहुत दिलकश लग रही थी। उसके गुलाबी होठ और भी गुलाबी हो गए थे। शिवराज का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो बड़ी शिद्दत से आराध्या को देख रहा था। आराध्या को देखते देखते शिवराज की पलकें झुकने लगी और वह गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह आराध्या के कमरे का सीन। शिवांश जग गया था और वो अपने हाथ पैर चला के खेल रहा था। वो कभी शिवराज को देखता तो कभी आराध्या को। उसने खुद को आराध्या के दुपट्टे में उलझा लिया था। प्रेरणा शिवांश को लेने के लिए आराध्या के कमरे में जाती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आराध्या और शिवराज अभी भी सो रहे थे और शिवांश आराध्या के दुपट्टे में लिपटा खेल रहा था। प्रेरणा अंदर आती है और शिवांश को अपने साथ लेकर चली जाती है। जाते जाते उसने डोर बंद कर दिया। नींद में ही शिवराज और आराध्या एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आराध्या ने शिवराज के हाथों को शिवांश का समझ के अपने कमर पे रख लेती है और शिवराज भी आराध्या के करीब हो जाता है। दोनों ही सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिवराज की आंखें खुल जाती है। उसे अपने सीने पर भार महसूस होता है। वो अपनी नजर घुमा के देखता है। आराध्या उसके सीने पे हाथ रखकर सो रही थी। आराध्या को अपने इतने करीब देखकर शिवराज की धड़कनें बढ़ जाती है। शिवांश है, समझकर आराध्या शिवराज के गालों को चूम लेती है और उसे अपने करीब कर लेती है। आराध्या के अधरों को टच को खुद के ऊपर महसूस करके शिवराज की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गई। लेकिन आराध्या का टच शिवराज को सुकून भी दे रहा था। शिवराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और आराध्या के एहसास को शिद्दत से महसूस करने लगा। शिवराज अपने मन में सोचता है, ना जाने क्या है आप में जो हमें आपकी तरफ खींचता है।